हम सभी का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि इस वर्ष बिहार बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। इसके लिए आपको ना सिर्फ पढ़ना, बहुत मेहनत करना सही चीज है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है हार्ड वर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा है, मतलब डायरेक्शन जो है वो हमारी क्या रहनी चाहिए बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि अगर सही तरीके से तैयारी की जाए तो अंजाम तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, फिजिक्स की क्लास आप लोग क्रैश कोर्स जो है लगातार कंटिन्यू चल रही है। चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 आज हम शुरुआत करेंगे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, है ना। मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर है 15, मतलब अभी लगभग 45 लेक्चर और बाकी हैं और चौथे चैप्टर में हम लोग पहुंचे हैं। बच्चों बहुत सारे ऐसे छोटे चैप्टर हैं जिनमें एक दिन का ही समय लूंगा, जहां से प्रश्न सिर्फ 1 नंबर का, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाना है। वैसे चैप्टर में मैं 1 या 2 दिन का समय लूंगा, इससे ज्यादा का समय नहीं लूंगा। जहां पर जो चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है या जिसको समझाने में ज्यादा समय लग सकता है, वहां पर ही उतना समय देना है। शुरू के चैप्टर्स बच्चों, चैप्टर नंबर 7 तक थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, फिर चैप्टर 8 बहुत छोटा है, चैप्टर 9 में ज्यादा समय है, फिर 10 में कम नहीं ज्यादा समय लगता है, 11 में ज्यादा समय नहीं लगता है, 12 में ज्यादा समय नहीं लगता है। नाभिक वाला चैप्टर 13 चैप्टर वो थोड़ा सा चैप्टर लेंथी है, 14 चैप्टर अर्धचालक वाला लेंथी है, 15वां चैप्टर फिर छोटा है। तो बच्चों इस प्रकार से कुछ चैप्टर आगे बचेंगे जो ज्यादा लेंथी होंगे शुरू के चैप्टर के बाद। इसलिए वो योजना, वो तरीका हम लोगों को याद रखना है कि हाँ भाई ऐसा है कि हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है उनमें ज्यादा समय दे रहे हैं। बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। जैसे आज चैप्टर नंबर 4 का प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 1 है, हालांकि क्रैश कोर्स की क्लास ये 15 है, लेकिन बच्चों चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 है, तो इसका बेसिक आज पहले समझना है। कुछ मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा, कहां कहां से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, राधे राधे। क्लियर? चलो, गुड इवनिंग माय डियर ऑल। बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बहुत ही सुंदर नाम लग रहा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कितने लोग इसके नाम से कुछ बातें समझ पा रहे हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कर रहे हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इसका नाम क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। बच्चों एक चीज गौर करना, इसमें नाम दिया जा रहा है गतिमान आवेश, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड लिख ही दें, एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है बच्चों। अच्छा ओके सर, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों अभी तक जो हम लोग पहले जो 2 चैप्टर पढ़े, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर जो पढ़े स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इनमें आवेश स्थिर था। तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने यह देखा कि कोई भी ये चालक है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित किए क्योंकि सेल बना, सेल से धारा प्रवाहित हुई। तो ये चीजें हमने देखी कि अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो बच्चों इस प्रायोगिक व्याख्या की गई। क्या प्रायोगिक व्याख्या की गई, किसने की, सब बातें आगे धीरे धीरे बोलते जाऊंगा। ऑस्टर्ड वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। अगर बच्चों आवेश स्थिर होगा, अगर आवेश स्थिर है, ध्यान से सुनना, अगर आवेश रुका हुआ है, रेस्ट पे है, अगर आवेश रेस्ट पर है, स्थिर है, तो केवल विद्युत क्षेत्र होगा, केवल विद्युत क्षेत्र होगा। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। आज मैं जितने भी चीजों की चर्चा करूंगा उनसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं उनकी चर्चा करूंगा। तो बच्चों ये आप लोग को समझ में आई बात कि सर जो कह रहे हैं कि अगर आवेश स्थिर है बच्चा पार्टी, अगर आवेश चार्ज स्थिर है बच्चों, रेस्ट पर है, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन आवेश अगर दौड़ने लगा, अगर आवेश क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, आवेश पहले यहां था फिर यहां था, और आवेश अगर गति करता है, गतिमान है, आवेश क्या है, गतिमान है, रेस्ट पे नहीं कर, अब रेस्ट नहीं कर रहा, आवेश दौड़ रहा है, मूव कर रहा है। तो बच्चों फिर इसके चारों ओर ना केवल विद्युत क्षेत्र होगा, गतिमान आवेश के चारों ओर बच्चों विद्युत क्षेत्र भी होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा, प्लस चुंबकीय क्षेत्र पर होगा। वाह भाई वाह, क्या खोज है, क्या रिसर्च है।
बात को समझ में आई कि अगर प्यारे बच्चों आवेश गति कर रहा होगा, अगर ये चार्ज आवेश जो है वो गति प्यारे बच्चों कर रहा होगा, तो उसके वहां पर जहां से भी ये गुजरेगा वहां पर बच्चों ना सिर्फ विद्युत क्षेत्र होगा बल्कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। इसे ही कहा जाता है गतिमान आवेश या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम ऑस्टर्ड के प्रयोग से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टर्ड का प्रयोग क्या था, आइए जानते हैं। ऑस्टर्ड का प्रयोग बहुत बढ़िया इनका एक्सपेरिमेंट था। ऑस्टर्ड का प्रयोग, ऑस्टर्ड का प्रयोग, ऑस्टर्ड सर ने क्या बताया, आइए एक एक चर्चा करके आपको समझाते हैं। ऑस्टर्ड सर ने क्या किया बच्चों कि एक सेल लिया, इससे एक कुंजी जोड़ी, ठीक है, इससे एक कुंजी जोड़ दी, एक यहां पर क्या जोड़ दिया, चालक तार जोड़ दिया, ऐसे ये कह सकते हो रेजिस्टेंस जोड़ दिया, कुछ भी ऐसे जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस, ये कुंजी के। फिर इसके पास में ला करके इन्होंने रखा क्या, चुंबकीय सुई। इन्होंने इसके पास में ला करके रखा चुंबकीय सुई। ये बच्चों क्या है, चुंबकीय सुई है, इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस प्रकार से ला करके रख दी। ध्यान से सुनते जाना बस, ये पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट। तो अभी धारा क्या इसमें प्रवाहित हो रही है, नहीं प्रवाहित हो रही है। ये क्या है, चुंबकीय सुई है, इसको जान लेना, ये क्या है बाबू, ये चुंबकीय सुई है। अभी क्या परिपथ में धारा प्रवाहित हुई, यस और नो, आप कहेंगे धारा प्रवाहित नहीं हुई। लेकिन विद्यार्थी जी ठहर जाओ, रुक जाओ, संभल जाओ। आगे क्या होता है कि हम कुंजी को ऑन करते हैं, कौन करता है, हम नहीं, ऑस्टर्ड सर। ऑस्टर्ड सर ने क्या किया, कुंजी को ऑन कर दिया। ये जो कुंजी यहां पर लगी है कि इसे ऑन कर दिया, धारा प्रवाहित होने लगी, परिपथ में धारा दौड़ने लगी, यहां पर धारा जाएगी, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, अपने मार्ग में वापस, क्योंकि हमने जो स्विच लगा हुआ है इसे क्या कर दिया, बटन दबा दिया, टिचुक ऑन कर दिया। तो प्यारे साथियों हुआ ये एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, ये जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप हो गया। अरे भाई, ये जो चुंबकीय सुई थी, चुंबकीय सुई थी, इसमें विक्षेप हो गया। गजब। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, चुंबकीय सुई में विक्षेप हो गया, ये घूम गई ऐसे, इसमें विक्षेप हो गया, चुंबकीय सुई में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। ये तो भाई गजब चीज दिख रही है। फिर ऑस्टर्ड सर ने एक काम किया, ऑस्टर्ड सर ने ये देखा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो रहा है तो हो रहा है। इन्होंने बैटरी की दिशा को बदल दिया, इस तरफ निगेटिव कर दिया और इस तरफ पॉजिटिव कर दिया, और कुंजी लगा दी। ध्यान से सुनना, अब इन्होंने क्या किया, इस बैटरी की दिशा को बदल दिया, इस तरफ माइनस इस तरफ पॉजिटिव, एक के बैटरी लगी हुई, कुंजी लगी हुई, और कुंजी को ऑन कर दिया। जैसे ही कुंजी ऑन किया, आप धारा इस दिशा से जाने लगी, करंट इस दिशा से फ्लो होने लगी, करंट यहां से यहां जाएगी, इससे होते हुए अपने सेल में वापस जाएगी। और यहां पे बच्चों ये हुआ कि यहां पर अब जो चुंबकीय सुई थी, जो अभी विक्षेप ऐसे था, अब विक्षेप क्योंकि संतुलन की स्थिति तो ये है, इससे ऐसे मूव हो गई, अर्थात चुंबकीय सुई की डायरेक्शन ये हो गई। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो इस प्रकार से ऑस्टर्ड सर ने अपने प्रयोगों में यह दर्शाया कि विद्युत धारा अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाती है। ठीक है, समझ में आया, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाती है। क्लियर है। तो अब इस बात को लिखेंगे कैसे, इस बात को लिखेंगे कैसे, चुंबकीय सुई में यह देखा कि भाई पहले अगर धारा दिशा बदली तो यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल गई। भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा बदले तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदली, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा बदली तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदली। इसका मतलब ऑस्टर्ड सर ने अपने प्रयोगों में सिद्ध किया, यहां पर लिख देंगे क्या, ऑस्टर्ड ने अपने प्रयोगों में, ऑस्टर्ड ने अपने प्रयोगों में सिद्ध किया, अपने प्रयोगों से सिद्ध किया, अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की, किसी
चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र भी बनाती। अब ये तो बात कंफर्म हो गई कि अगर प्रश्न में आएगा कि गतिमान आवेश अपने चारों ओर, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं, यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों से पूछता हूं, उसके ऑप्शन दे रहा हूं। प्रश्न है कि विद्युत धारा अपने चारों ओर, इसको मैं थोड़ा सा उधर खिसका देता हूं, कोई बात नहीं, तुम चलो इधर। अब सुनोगे ध्यान से। विद्युत धारा ऐसा नहीं, गतिमान आवेश अपने चारों ओर, गतिमान आवेश अपने चारों ओर बनाता है, चारों ओर बनाता है। कितने बच्चे इसका जवाब देंगे जल्दी से देखना। बनाता है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है विद्युत क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा बी ऑप्शन ये तो था। सी ऑप्शन है बच्चों ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन होगा। इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई नहीं, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक दो बच्चे का मुझे बी भी दिख रहा है बाबू, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिखा भी, क्योंकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, एक दो बार बता दिया, फिर भी लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो बच्चे गलत कर रहे हैं इस बात को फिर गौर करना। अगर गतिमान आवेश या विद्युत धारा अपने चारों ओर बनाता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और इस तरह से ऑप्शन दिखे कि विद्युत क्षेत्र, फिर ना टिक करो, गलत बात है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, कई बार ऐसा लिखा रहता है ऑप्शन में केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, तो मतलब आपको केवल में नहीं जाना है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। इसलिए बच्चा पार्टी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखना। क्लियर। इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सही से जवाब दे पाओगे। ऑस्टेड सर के प्रयोगों के बाद आप चुंबकीय क्षेत्र बता सकते हो। क्या चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कौन बताएगा। प्यारे बच्चों, चुंबक तो आप सभी लोग जानते हैं प्रकृति की देन है, ये प्राकृतिक चीज है। चुंबक जो पत्थरों के रूप में पाया जाता है, शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, पत्थर में बहुत सारे धूल कण मिलते हैं और वो सब हम लोग कृत्रिम रूप से भी बना लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ, लोहे को कुछ परिस्थितियों से गुजारते हैं, टेम्परेचर ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, ऐसी कई स्थितियां मिला करके फिर हम चुंबक का निर्माण करते हैं लोहे की सहायता से। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि चुंबक प्रकृति में भी पाया जाता है, ठीक है, पहाड़ों पर बहुत ऐसे, क्योंकि खोज तो ऐसे ही हुई थी ना ग्रीस देश में। भाई मैग्नेट कैसे नाम पड़ा, मैग्नेस नाम का चरवाहा जो था वो पहाड़ों पर चराने गया था भेड़ बकरियां, तो उसके पैरों में जो लोहा लगा हुआ था चप्पलों में, है ना, उसके पास, क्योंकि लकड़ी के चप्पल हुआ करते थे पहले, क्योंकि घिसे ना, क्योंकि चरवाहे एक एक साल बाहर रहते वर्ष भर, तो वो चिपक रही थी चप्पल जो है, वो चिपक रही थी स्लीपर पहाड़ों पर, तो वो डर गया, वो नीचे आया। इस बात को खबरें बताई गई, फैली खबरें, तो फिर वैज्ञानिकों ने बताया एक ऐसा प्रकार का पदार्थ है जो लोहे को या चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। चरवाहे के नाम पर मैग्नेट नाम बोला गया था, मैग्नेट। ठीक है, तो बहुत सारी कहानियां हैं, फिलहाल उन कहानियों पर नहीं चर्चा करनी है, हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बस बात करनी है। प्यारे साथियों, इस प्रकार से ऑस्टेड सर ने यह बताया कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है और चुंबक और विद्युत के बीच में एक संबंध बताया। ऑस्टेड सर कौन है, तो विद्युत और चुंबक के बीच में संबंध बताने वाले, विद्युत और चुंबक के बीच संबंध स्थापित किया इन्होंने। विद्युत और चुंबक के मध्य संबंध स्थापित किया, मध्य संबंध स्थापित किया, संबंध स्थापित किया। ठीक है, विद्युत और चुंबक के मध्य इन्होंने संबंध बना दिया, संबंध बता दिया कि विद्युत से चुंबक भी बन सकता है और चुंबक से विद्युत भी बन सकता है। इसको बताएगा आगे कौन, आगे वाले चैप्टर में जानेंगे। फिलहाल विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इस बात की व्याख्या हो चुकी थी। ठीक है, इसकी हम प्रायोगिक व्याख्या पहले भी कर चुके थे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, बायो-सेवर्ट के नियम में आएंगे, तो जो कि प्रश्न भी बनता है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, और इसकी सहायता से बहुत सारे अनुप्रयोग बच्चों पूछे जाते हैं। लेकिन पहले हम बायो-सेवर्ट का नियम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। और अच्छा, थोड़ा सा ओवरऑल बता दें,
चुंबकीय क्षेत्र प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड तो ओवरऑल बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र कहीं पर ज्ञात करने के लिए हम दो नियमों का प्रयोग करते हैं। एक कूलाम का नियम जो कि E बराबर F अपान में Q, कूलाम के नियम से। दूसरा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गॉस का नियम प्रयोग करते हैं, phi इज इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। बोलो, ये प्रयोग करते हैं। यहां पर तो सर विद्युत क्षेत्र है नहीं, लेकिन इस phi इज इक्वल टू E A cos थीटा प्रयोग करने के बाद बच्चों हम लोग क्या E की वैल्यू निकालते हैं। तो गॉस का नियम प्रयोग करते हैं, कूलाम का नियम प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बताने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र कुछ खुले परिपथों में बताने के लिए हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम प्रयोग करते हैं। क्या? बायो-सेवर्ट का नियम प्रयोग करते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट। अब बायो-सेवर्ट एक नाम नहीं है, ये बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक हैं। बायो-सेवर्ट का नियम। और प्यारे विद्यार्थी जी, जैसे विद्युत में हम लोग बाद में गॉस का नियम पढ़ते हैं और गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही यहां पर भी एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ते हैं, परिपथीय नियम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के। तो इन दोनों नियमों पर हम लोग पहला बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ेंगे, फिर दूसरा एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ेंगे। इसके ढेरों अनुप्रयोग हैं बच्चों। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग अगर बच्चों बात करेंगे, अनुप्रयोग तो इसके टोटल मैंने सिलेबस में 6 अनुप्रयोग बताए। 6 फुल सिलेबस अगर आप पढ़ोगे तो मैंने फुल सिलेबस वाले बच्चों को पता है टोटल 6 अनुप्रयोग बताए। हालांकि सर मेरी बुक में तो 4 ही अनुप्रयोग हैं, 3 ही अनुप्रयोग हैं, लेकिन आपने 6 बता दिए थे। उस समय था ज्यादा तो हम पढ़ाते चले गए थे, और कुछ अनुप्रयोग जो कि मिलते जुलते एक ही दूसरे से कोरिलेट कर रहे थे, लेकिन हमने उनको तोड़ तोड़ के बताया। चाप के कारण, फिर गोले के केंद्र पर, फिर गोले के अक्ष पर, फिर परिमित लंबाई के, फिर अनंत लंबाई के, और इसी प्रकार से जोड़ करके टोटल 6 अनुप्रयोग मैंने बताए थे। और इसमें से सर आएगा कितना आपके एग्जाम में? तो बच्चों 2 अनुप्रयोग आ सकते हैं, मतलब 2 अनुप्रयोग महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं बताऊंगा। एक तो किसी वृत्तीय लूप के केंद्र पर, धारावाही लूप के केंद्र पर, पहला तो ये बता दूंगा, धारावाही लूप के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा बच्चों है धारावाही लूप के अक्ष पर, धारावाही लूप के अक्ष पर, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस धारावाही लूप के अक्ष पर। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोगों की अगर बात करूं, क्योंकि मुझे आगे बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ाना है भैया, यही थोड़ी पढ़ना है, लेकिन ये पता अगर ग्राफ बना लो ना, माइंडसेट बना लो कि हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको रटाना है तो फिर पढ़ाते चला जाऊं, लेकिन मैं आपको सिखाना भी चाहता हूं। ओवरऑल चाहे पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, तब भी आपको ग्राफीय मेथड से पढ़ना चाहिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ये पढ़ने की बहुत बेहतरीन कला है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे या फिर बच्चों आप कंपटीशन में अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे, तो वहां पर जो अच्छे लेवल में टीचर होगा वो आपको ग्राफीय मेथड से ही पढ़ाते हुए नजर आएगा। ग्राफीय मेथड का मतलब ये है कि अगर वो बताएगा कि विश्व में वो घास के मैदान जहां पर ये पक्षी पाए जाते हैं, पशु ज्यादा पाए जाते हैं, भूगोल की संरचना पढ़ाना होगा, इतिहास भी बताना होगा, तो वो ग्राफ बनाएगा कि भैया भारत के इस क्षेत्र से यहां पर गए थे वो पुर्तगाली, फिर यहां हमला किए, तो यहां पर आए थे वो मराठा साम्राज्य बना, तो फिर यहां पर अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई। तो ग्राफीय मेथड से ही पढ़ाया जाता है, चाहे हिस्ट्री हो चाहे जियोग्राफी हो, और पढ़ना भी अच्छा लगता है क्योंकि वो माइंड मैप आपके दिमाग में बच्चों छप जाता है। ठीक है, माइंड मैप जो होता है वो दिमाग में छप जाता है। तो ओवरऑल जैसे इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है वो चीजें मैं बता रहा हूं। 2 अनुप्रयोग पढ़ लेने, बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ना है। इसके अनुप्रयोग पढ़ने बच्चों एम्पियर के परिपथीय नियम के। इसका मैं एक ही अनुप्रयोग आपको बता दूंगा, अनंत लंबाई के कारण, और कहोगे तो अगर अनंत लंबाई के चालक के कारण, अनंत लंबाई के चालक, अनंत लंबाई के चालक से उसके निकट क्या चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा बच्चों अगर कहोगे तो परिनालिका के अक्ष के किसी बिंदु पर, ठीक है, परिनालिका के अक्ष पर, परिनालिका के अक्ष के किसी बिंदु पर, अक्ष के किसी बिंदु पर, परिनालिका के अक्ष पर, इस पर बता देंगे। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा जो इन दोनों से रिलेट करेगा, वो होगा साइक्लोट्रॉन। क्या होगा बच्चा पार्टी? साइक्लोट्रॉन। तो कुल मिलाकर के आपके बच्चों ये मैं बाद में बताऊंगा,
पहले आपका ये धारावाही और इनके अनुप्रयोग, बायो सेवर्ट का नियम होगा, ये दो अनुप्रयोग, फिर एम्पियर का परिपथीय नियम होगा और इसके दो अनुप्रयोग, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें बायो सेवर्ट के नियम में, अभी हम लोग म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का संबंध भी सीखेंगे कि संबंध क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखेंगे बच्चा पार्टी, बायो सेवर्ट का नियम। हेडिंग क्या लिखेंगे? बायो सेवर्ट का नियम। अब पढ़ते हैं बायो सेवर्ट, बायो सेवर्ट का नियम। कितने लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, कितने लोग इनका फार्मूला बता सकते हैं? प्यारे विद्यार्थी जी, 2 अंक में इससे प्रश्न आएगा। अगर प्रश्न की बात करूं तो मैं 2 अंक में आएगा। मैं इधर लिखना चाहूंगा इस प्रश्न को, इस हेडिंग को इधर लिखना चाहूंगा और इसका प्रश्न आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न किस प्रकार से आएगा। प्रश्न आएगा बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। ये कितने अंक में आएगा? तो 2 अंक में आएगा, 2 अंक में आएगा। और यही 5 अंक भी बन सकता है। जब कोई इससे रिलेटेड अनुप्रयोग पूछेगा तो पहले ये कहता है कि बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। इसकी सहायता से लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको बायो सेवर्ट नियम बताना ही पड़ेगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आएगा तब भी आपको बताना पड़ेगा। तो बच्चों, अगर लघुत्तरीय प्रश्न आता है, 2 अंक में आता है, तो आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके आगे बात करते हैं। बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो 1820 सन की बात है, सन 1820 ईस्वी में। लेकिन मैं सन 1820 ईस्वी वगैरह नहीं लिखता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये लिखता हूं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसकी हम लोगों को गणना करनी है ना। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। क्या भाई? बायो तथा सेवर्ट ने, बायो तथा सेवर्ट ने, लिख दें 1820, चलो लिख दे रहा हूं। 1820 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर, बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक आधार पर धारावाही चालक के निकट, धारावाही चालक, प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के निकट, धारावाही चालक के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया। ध्यान से सुनेंगे क्या मैंने लिखा। बायो तथा सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया। इन्होंने क्या बताया, कहा कि अगर कोई ये चालक है, धारावाही चालक, कहां सर धारावाही इसमें चालक है, कैसे कह रहे हैं बच्चों? ये इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, चालक से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है। बिंदु पी को चालक से मिलाने वाली रेखा जो है वो चालक से थीटा कोण बना रही है, एक। और जहां किस बिंदु पर मिलाए हैं, जहां पर का एक छोटू सा अवयव ले रहे हैं, छोटू सा एक टुकड़ा लिए हैं, ये छोटा सा हम क्या लिए हैं, टुकड़ा लिए हैं। किसका? इस चालक में। ये चालक बहुत बड़ा है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा टुकड़ा लिए हैं जिसकी लंबाई है dl। क्या है लंबाई? dl लंबाई। समझ में आ रहा है? dl दिख रहा है। dl लंबाई के कारण, क्योंकि छोटी सी लंबाई है और थीटा कोण पर आर दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। अब चालक तो बहुत लंबा है, अनंत लंबाई का चालक है। ये चालक कितनी लंबाई का है बच्चों? अनंत लंबाई का है। चालक पता नहीं कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, अनंत लंबाई का चालक है। तो हम अनंत लंबाई नहीं, एक छोटू से लंबाई, जिसकी लंबाई हमें पता है dl के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी होगा ना, वो भी छोटू सा होगा, इसलिए db लिखेंगे। इसी की तो हमें गणना करनी है, db की हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा, तो गुरुजी यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बताए हो, तो हम आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों B से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर B, क्योंकि यह सदिश राशि है, वेक्टर B लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। आइए लिखते हैं इसी बात को, जो उन्होंने कहा, क्या कहा और कैसे गणना करके लिख देना है, वो बात मैं पूरी लिख दे रहा हूं। माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है। सर बहुत तेज बोल रहे हैं। एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है,
एक अनंत लंबाई का धारावाही, देखो नाम से सुनो, धारावाही, करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही, धारावाही को इंग्लिश में बोलेंगे करंट कैरिंग, चालक मतलब कंडक्टर। तो माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई एम्पियर की धारा, एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, हो रही है, हो रही है। चालक से, चालक से, चालक से आर दूरी पर, आर दूरी पर कामा थीटा कोण पर, थीटा कोण पर किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देख लेना, आप कहोगे कि सर मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है जो पहले पढ़ाए थे आप। हाँ, थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हम रट के नहीं बैठे, हम बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं भैया। चालक से आर दूरी पर थीटा कोण पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, कारकों पर निर्भर करता है। अब देखोगे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक होगी, इस तरह से पूरा डिटेल में लिखा ही नहीं होगा, सीधे सीधे क्या लिखा होगा ऐसे। अब आप देखो, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैंने यहां पर वो चीज नहीं लिखी, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को नहीं लिखा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और क्षेत्र क्या, डीबी, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला, पहला क्या है कि डीबी जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अनुक्रमानुपाती है धारा के, प्रवाहित धारा के। जो डीबी है प्यारे बच्चों वो अनुक्रमानुपाती है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक ही में कर दें, एक ही में, आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, इन सभी कारकों पर यह चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। प्रवाहित धारा पर, सूक्ष्म खंड की लंबाई पर डीएल, ठीक है, साइन थीटा, थीटा क्या है तो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा तथा चालक की लंबाई डीएल के बीच बना कोण है, ये आर और डीएल के बीच बना कोण है, ठीक है। तो डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर उस बिंदु P की चालक से दूरी के, तो चालक से जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों अगर हम यहां से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आता है, और आई डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये बच्चा पार्ट क्या है, ये क्या है, आपका प्रमुख सूत्र हो जाता है। हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं कि माना अनंत लंबाई का धारावाही चालक जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से आर दूरी पर, तो यहां सूक्ष्म खंड की लंबाई लिखे हो तो सूक्ष्म खंड की आपको लंबाई लिखना है, वो भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। चालक के कारण ही यहां पर भी निकालेंगे, लेकिन पहले हम गणना छोटी लंबाई के कारण करते हैं, तो डीएल लिखा हुआ है। अगर पूरी गणना करना चाहे तो पूरी भी गणना करेंगे, तो उसके लिए अप्लाई, फिर एल वैल्यू आएगी, समाकलन करेंगे, आएगा तो है ही मान, तो लिखा, लेकिन पहले सूत्र में डीबी और डीएल ही लिखा जाता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि चालक के सूक्ष्म खंड, ठीक है, इतना लिख दोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। चालक के सूक्ष्म खंड डीएल से, सूक्ष्म खंड डीएल से इतना जोड़ना है। चालक के सूक्ष्म खंड डीएल से आर दूरी पर थीटा कोण पर, तो क्योंकि डीएल यहां देखो आ भी गया, थीटा है बताए हैं, आर है बताए हैं, आई है बताए हैं, तो ठीक डीएल ही गायब था, चलो डीएल लिख दिया। डीएल ही गायब था वो मैंने लिख भी दिया है, भाषा में डीएल गायब था, डीएल मैंने लिख भी दिया, ठीक है। बच्चों सीयूईटी एग्जाम में प्रश्न 12th बोर्ड लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, सर जी बता दीजिए। अरे भैया ये कौन कह रहा है कि सीयूईटी में 12th लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं? अरे भैया सीयूईटी में 12th ही पूछा जाता है, लेवल क्या है? कोई बहुत सीयूईटी अलग परीक्षा है क्या, कठिन परीक्षा है क्या? जो आप पढ़ रहे हो वही पूछा जाता है 12th में। बात यह है कि आप सब्जेक्ट कौन सा चूज कर रहे हो, आप सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बहुत ध्यान से सीयूईटी को पढ़ना समझना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मैं कह सकता हूं कि अगर आप सही मार्गदर्शन किसी शिक्षक से लोगे जो प्रॉपर सीयूईटी की गाइडलाइन जानता है, वही आपको बता पाएगा कि कैसे सीयूईटी में एडमिशन मिलता है, सीयूईटी को पास करने के बाद किस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिलता है, नहीं तो आप भटकते रह जाओगे, ठीक है। इस बात को याद रखना, सीयूईटी जो है हर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन अलग अलग है।
आपका एग्जाम एक ही होगा सीयूईटी का, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन ये है कि अगर हमारे पास आप साइंस स्ट्रीम से बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स भी पास होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज भी पास होना चाहिए और साथ ही साथ जीके जीएस का भी पेपर पास आउट होना चाहिए। अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है। बीएचयू यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन यह है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पास आउट नहीं करना है, सिर्फ अगर आप मैथ से एमएससी करना चाहते हैं तो भैया मैथ से बीएससी करना चाहते हैं तो मैथ्स पास हो और जीके जीएस का पेपर पास। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपका पास आउट हो, जीके जीएस इंग्लिश पेपर ना भी पास हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हर एक चीज का अलग अलग गाइडलाइन है यूनिवर्सिटी की, पढ़ करके एक वेबसाइट पे जा करके कौन क्या मांग रहा है, हमें बीए करना है कि बीएससी करना है, तब आप सीयूईटी के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, समय यही है। अब कोई कहे कि सर बाद में पता जब पेपर हो जाएगा ना 12th के, तब हम उठेंगे, तब हम जगेंगे और तब फिर मुंह धुल के तब हम तैयारी करने बैठेंगे सीयूईटी का। तो सीयूईटी का एग्जाम मई में हो जाता है, मई और जून के बीच में करा लिया जाता है, क्योंकि जुलाई में एडमिशन शुरू हो जाता है। 12th के बाद कोई एक साल रुकोगे क्या, घर में सोओगे कि बीएससी करें, ग्रेजुएशन करने के लिए एक साल इंतजार करें? हाँ, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, लगातार पढ़ाई करोगे। तो आपके बोर्ड परीक्षा में कितने अंक आते हैं नहीं आते ये मैटर कम करेगा, ज्यादा मैटर ये करेगा कि आगे आप किस तैयारी में जाना चाहते हो। अभी से दिमाग के अपने खोपड़ी के जो पुर्जे हैं ना खोलना शुरू कर दो। बहुत बृहद संसार है, बहुत बड़ा संसार है। बाद में पता चलेगा हे भाई तो कोई बताया ही नहीं हमको, नहीं हम तो किले में फांद जाते। सही बात है, कोई नहीं बताता है ना कोई जानकारी रखता है, समझ गए? तो इस चीज को याद रखो। सबसे थोड़ा बहुत सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब, इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट है। ऑनलाइन एजुकेशन में आप घर पे रह करके तैयारी कर रहे हो, ना कोई ट्रैफिक का झंझट, ना कुछ सीमित छात्रों का कंपटीशन बल्कि बड़ा कंपटीशन। दूसरा, नॉलेज ये मिल रही है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन में सबकी जिम्मेदारी टीचर्स की बन जाती है कि थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं कभी ना कभी कि ये भी एग्जाम होते हैं, ये भी एग्जाम होते हैं, ये भी एग्जाम होते हैं, ये चीज़ में बड़ा बदलाव हुआ। और फिर आप वैसे भी अगर एजुकेशन से जुड़े हुए यूट्यूब पे ही आते हैं तो कई ऐसे सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं कि दूसरे ही लोग जो केवल न्यूज़ ही इस तरह का बनाते रहते हैं कि क्या क्या फॉर्म आया, क्या अप्लाई करें, 12th के बच्चे क्या अप्लाई करें, उनसे जुड़े आपको वीडियो दिख गया। अब जब वीडियो दिख गया तो वीडियो को देखा तो आपको पता लग गया कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानकारी मिलती रहती है ना। चलो, तो ये dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, इतने टेस्ला बच्चों, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। लिखें आगे मात्रक और विमा। इसका सदिश स्वरूप कौन बताएगा, इसका सदिश स्वरूप कौन बताएगा? अच्छा, पहले मात्रक लिख लेते हैं बच्चों। मात्रक जो है चुंबकीय क्षेत्र का वो टेस्ला है। इसकी यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र दिशा, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, ओके सर। अभी तो हमने 2 ही पॉइंट लिखे, मात्रक लिखा और यह एक सदिश राशि टेस्ला। अच्छा, मात्रक तो टेस्ला है, इसका सीजीएस मात्रक वो भी एक ऐसा मात्रक है, एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। इसका सीजीएस मात्रक कितना है, तो सीजीएस मात्रक जो है बच्चों, सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है गॉस। क्या होता है, गॉस होता है। क्या होता है, गॉस। अगर हम एक टेस्ला बराबर बच्चों बात करें, एक टेस्ला बराबर कितने गॉस, तो 10 की घात 4 गॉस होते हैं। एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा कौन बता पाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की विमा कौन बताएगा, बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की विमा, चुंबकीय क्षेत्र बी की विमा। अब विमा आपको ऐसे तो बहुत सारे सूत्र पता नहीं क्या इसमें जाओगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट, ये तो सब इनके भी सही से आपको विमाएं नहीं पता। आप इस सूत्र में जाओ, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। साइन थीटा को तो हटा दो, पी को रोको, एफ अपान में आई एल। एफ की विमा एम एल टी माइनस 2। ठीक है, बटे में आई की विमा धारा है, धारा की विमा ए ही लिखेंगे। एल क्या है, चालक की लंबाई होती है, एल ही लिखेंगे। एल से एल मर जाएगा, एम टी माइनस 2 और ए माइनस 1, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। बच्चों यही चुंबकीय क्षेत्र की विमा हो जाएगी। एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा से हम लोग इसकी विमा ज्ञात कर सकते हैं। सही है, सर आईआईटी के बारे में कुछ बताइए ना सर। बच्चों क्रैश कोर्स जब थोड़ा नजदीक आ जाएगा तो मतलब खत्म होने वाला होगा, तब फिर अब आपसे सारी बातें चर्चा किया करेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं क्या क्या वैल्यू इसके। अच्छा, इसी से मात्रक भी निकाल सकते हो ना, बी बराबर क्या निकला था अभी, एफ अपान में आई एल। इससे एक एमकेएस मात्रक भी निकाल सकते हो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, है ना। तो इस प्रकार से आप एमकेएस मात्रक भी निकाल सकते हो।
म्यू नॉट अपान में जो 4 पाई है बच्चों, ये एक नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा? 10 की घात -7 होती। क्या होती है? 10 की घात -7। अगर म्यू नॉट की वैल्यू की हम बात करें तो 4 पाई उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7। ये म्यू नॉट क्या है? तो यहां म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, चुंबकशीलता कहते हैं। निर्वात की बच्चों चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अगर हम आपेक्षिक चुंबकशीलता की बात करें, आपेक्षिक या हाँ कुछ बच्चों को यहां दिक्कत है, सापेक्षिक और आपेक्षिक में अंतर नहीं समझ पाते बच्चों। दोनों का इंग्लिश मीनिंग रिलेटिव ही होता है, अर्थात सापेक्ष और आपेक्ष दोनों एक ही बात है। तो याद रखना, आपेक्षिक लिखा जाए या सापेक्षिक लिखा जाए। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, ठीक है, परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, ओहो, परमिबिलिटी देख लेना, ये हो गया रिलेटिव, रिलेटिव परमिबिलिटी। इसे म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपान में म्यू नॉट। ठीक है बच्चों, जैसे एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन आर इज इक्वल टू एप्साइलन अपान में एप्साइलन नॉट हुआ करता था विद्युत में, ठीक वैसे ही यहां पर म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपान में म्यू नॉट होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है बच्चा पार्टी, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या सर परीक्षा पर चर्चा होगा आज? नहीं बच्चों, संडे को आप लोगों को परीक्षा की चर्चा में जुड़ना है, जिसमें हम सभी टीचर्स बैठ करके आपको परीक्षा में के बारे में मार्गदर्शन देंगे। वैसे अभी ही सारी बातें बता देंगे तो फिर परीक्षा पे चर्चा का मजा क्या। आपको एकदम आना है अच्छे तरीके से, हम आपके साथ बैठेंगे और सभी टीचर्स के क्वेश्चन होंगे, हम सभी टीचर से क्वेश्चन करेंगे, आपके तरफ से पूछेंगे भाई कि भाई आप मान लीजिए मैथ के क्वेश्चन है, बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, फिजिक्स में आपके तरफ के जो जो कमेंट्स आते हैं, आते रहते हैं कि हमें डेरिवेशन कैसे करना चाहिए, हमें सर लघुत्तरी प्रश्न कैसे याद करें, ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न कैसे याद करें, न्यूमेरिकल पढ़ें कि नहीं पढ़ें, ठीक, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कैसे करें, ठीक, इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश में प्रोज सेक्शन सर कैसे पढ़ें, ग्रामर सेक्शन सर कैसे पढ़ें, टेंस का कितना महत्व है, बहुत सारी बातें है ना। बायोलॉजी सर चित्र वाले प्रश्न का अभ्यास कितनी बार कर लें तो बहुत बेहतर होगा, चित्र वाले प्रश्न की पूछे जाने की संख्या कितनी हो सकती है, कितने नंबर तक वाले आ सकते हैं भाई, उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर लें। तो आपकी तरफ से प्रश्न पूछे जाएंगे टीचर से, आपके जो कि प्रश्न होंगे वो, ठीक है, और फिर उनका जवाब बच्चों टीचर्स लोग देंगे, जिससे आपको सही परामर्श मिलेगा कि हम कैसे तैयारी करें। ठीक है, समझ में आया? चलो, ये गलत है। अरे सर आप ना, अरे बच्चा पार्टी हम बता बहुत गलती कर देते हैं, चुंबकीय अब तो कहीं गलत नहीं है, समझ में आ गया? अच्छा, अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध कौन बता सकता है? ये 2 अंक में प्रश्न पूछा जाता है, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट। प्रश्न बच्चों ये आता है, यहां से बहुत सारे मैंने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए हैं बच्चों। कहां पर? ये आपके ऑब्जेक्टिव सेशन से भरा हुआ है, 1 क्वेश्चन, मात्रक 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। और ना अगर आपको ज्ञात हो तो किसी ना किसी लेक्चर में आपने इसको ऑब्जेक्टिव को देखा होगा, इसको देखा होगा, विमा देखी होगी, टेस्ला मात्रक कितना होगा उसके बारे में देखा होगा, इसको देखा होगा। अगर ये सारी चीजें आप बातों से सहमत हो तो आप कहोगे कि हाँ सर आज आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन हम लोगों को ये जरूर बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है बच्चों, क्योंकि ये आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर था, इसलिए मैंने आज लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताया, क्योंकि मुझे कुछ बेसिक बताना ही होता। मेरी आदत अलग है, मैं आपको रटाना नहीं चाहता कि सिर्फ और सिर्फ प्रश्न ये पढ़ लो, है ना। तो मैं आपको कुछ बेसिक से जोड़ना चाहता हूं कि कुछ बच्चे जो एकदम नहीं पढ़े हैं वास्तव में वो ये जान पाए कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर बन सकता है, जिसकी खोज ऑस्टर्ड सर ने की थी। किस प्रकार की थी उस बात की व्याख्या मैं आपको करके बता सकूं, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको बताई। ठीक है, याद रखिए, समझ में आया? तो मेरा बताने का उद्देश्य आपका ज्ञान में सारी बातें ऑब्जेक्टिव वाली भी भरनी थी, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? आइए, अब प्रश्न बच्चों ये पूछा जाता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध
स्थापित कीजिए। ठीक है, चलो संबंध स्थापित कीजिए। जिससे मैंने दोस्ती का संबंध नाम दिया था, ये बच्चों 2 अंक में आ भी सकता है और नहीं 2 अंक में अगर ये लिखने के सॉल्व करने के लिए संबंध स्थापित करने के लिए आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वो फार्मूला जो इससे स्थापित होगा वो आ जाएगा। तो आइए हम लोग जानते क्या है, हम जानते हैं क्या आप जानते हैं? सर क्या आप जानते हैं? आप कुछ जानते भी हैं? हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर में 9। और हाँ, मात्रक को साथ लेकर के भी प्रूफ करने के लिए आता है। हालांकि मात्रक को अगर आप अलग से प्रूफ कर सकते हैं तो साथ में करिए, वो आपका भी काम है। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक टोटल कहां से आएगा? तो वही ये सूत्र, वैद्युत बल Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², इससे आएगा। ठीक है, इस सूत्र से आप इसका मात्रक निकाल पाओगे। ऐसे इसको रोक लोगे, ये यहां भेजोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन को बदल सकते हो, F बराबर ma, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो बहुत सारी चीजों से आप इनके चीजों को आप परिवर्तन कर सकते हो। हालांकि मैं यहां पर सिर्फ अभी आपको वो समझा रहा हूं इनका रिलेशन। और दूसरा क्या जानते हो आप लोग? म्यू नॉट अपान में एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर में -7। अब इसको आप लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। क्या करें अब यहां पर हम लोग? क्या करें बताइए, हम लोग क्या करें? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें। हाँ आइए करें काम यही। कितने लोग सहमत हैं? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल अपान में म्यू नॉट अपान में 4 पाई इज इक्वल टू, ये समीकरण में ऊपर की वैल्यू 9 × 10 की घात 9 बटे में ये 10 की घात -7। क्लियर? देखो इधर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा 4 पाई बटे में ये म्यू नॉट। अरे भाई ये 4 पाई म्यू नॉट ऐसे पलट जाएगा ना, बराबर ये मिलेगा 9 × 10 की घात 9 इनटू में 10 की घात जो -7 है ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो 10 की घात प्लस के 7 बन जाएंगे। 10 की घात -7 ऊपर जाएगा अंश में तो घात किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। 9 7 क्या मिल जाएगा? 16। लेकिन यहां पर जरा देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यहां पर क्या मिल जाएगा? इधर कर दें, ये मिल जाएगा 1/में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर ये 9 × 10 की घात 9 7 16, 9 × 10 की घात में 16। अब इसे देखो 1/में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 10 की घात 8 का स्क्वायर 8 दूनी 16, घातों का गुणा होगा तो 16 10 की घात बन जाएगी। अर्थात 9 × 10 की घात 16 को 3 × 10 की घात 8 का वर्ग हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मिलेगा बच्चों 1/में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर ये क्या है? c का स्क्वायर, क्योंकि आप लोग को पता है प्रकाश की चाल है, ये प्रकाश की क्या चाल का मान है, ये प्रकाश की चाल का मान है बच्चों। तो यहां से आप कह सकते हो c बराबर, ये अगर स्क्वायर हटाएं तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में 1/में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इतने मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब बोलो ये कई बार संबंध आया है कि नहीं आपकी परीक्षा में? ये संबंध आपकी परीक्षा में कई बार आया है कि नहीं आया है? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ये कई बार क्वेश्चन आया है। मेरा बन गया सर, वेरी गुड। तो बच्चों इस प्रकार से अगर संबंध ये पूछा जाएगा तो आप बना दोगे। और दूसरी चीज ये संबंध याद रखना, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। तो प्यारे बच्चों बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, और कल की क्लास में आपको इसके अनुप्रयोग और बायो एम्पियर का परिपथीय नियम वो कल की क्लास में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। मस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहे, बिल्कुल क्लास मिस ना करो बच्चों। अगर आप मिस करते हो बहुत दुख होता है कि आप लोग पैसे खर्च करने के बाद
भले आपने कम कॉस्ट खर्च किया, कुछ लोगों को लगता है अरे कम पैसे में मिल गया छोड़ देते हैं ऐसे वैसे। नहीं बच्चों, ये कम पैसों की जो आपका वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी संख्या की वजह से ये प्राइस कम है। अगर सोचो कि संख्या टारगेट बोर्ड के परिवार को इतना ज़्यादा लोग ना चाह रहे होते तो टारगेट बोर्ड इतने कम संख्या में इतने कम प्राइस में दे पाने में, क्वालिटी एजुकेशन दे पाने में सक्षम नहीं होता। लेकिन इतने बच्चों का प्यार मिलता है, इस वजह से ये सक्षम है कि आपको कम प्राइस में भी बेहतर सुविधाएं दे रहा है। ठीक है, पीडीएफ को हम लोग फ्री किए, बवाल हो गया, हड़कंप मच गया कि जगह जगह से फोन आने लगे कि आप पीडीएफ क्यों फ्री दिए, हम तो बुक निकलने वाले हैं, हम बुक निकाल दिए हैं, तो ऐसा करके तो आप मार्केट डाउन कर देंगे। तो हम उनको तो जवाब दिए कि भाई आप भी निकाल लीजिए फ्री, अगर आपके पास है तो, आपके पास अगर है तो आप भी फ्री निकाल लीजिए, हम क्या ही करें। तो प्यारे साथियों, बुक का फ्री पीडीएफ, ऐसे भी हम आपको नोट्स तो देते ही थे, लेकिन जो बुक का कंटेंट है वो बुक के साइज में, बुक की तरह से टाइप करके नए तरीके से आपके सामने सारा का सारा कंटेंट भेजा जा रहा है, जिसमें आप लगातार सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें फायदा मिल रहा है कि इन प्रश्नों को हमें तैयार कर लेना है। तो प्यारे साथियों, पीडीएफ से ही भले पढ़ रहे हो, क्योंकि ये चाहे बुक होती या प्रिंट आउट निकलवाएंगे, पैसा तो दोनों में लगता, लेकिन पीडीएफ सोचो फ्री दे करके एक कल्याण का ही कार्य किया गया है कि उन बच्चों का कल्याण हो जाएगा जो बच्चे पीडीएफ पर आश्रित। 300 रुपए का पीडीएफ भी नहीं मिलता एक सब्जेक्ट का, यहाँ तो आपके 300 रुपए में ना सिर्फ क्रैश कोर्स का बल्कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ भी मिल रहा है। मेरा बताने का उद्देश्य ये नहीं है बच्चों कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 रुपए जो आपने दिए, बल्कि ये बता रहा हूँ 300 रुपए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा के लिए जगाना मेरा उद्देश्य है। इसको अनर्थक न लें, ठीक है, निरर्थक भाव से ना लें कि सर ने ये बात कही, ठीक है। आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा से कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, परीक्षा पर चर्चा वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताइएगा, है ना, कि परीक्षा पर चर्चा, जी हाँ बहुत अच्छा है, और हम लोग भारी से भारी संख्या में बिहार के बच्चे जुड़ेंगे। लव यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सो मच। ऐसा ही प्यार बनाए रखना, सपोर्ट बनाए रखना। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। और हाँ, CUET, JEE, नीट, इनकी प्रिपरेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके आपको परीक्षा के समय में 12th के या क्रैश कोर्स के बाद में मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके लिए भी परेशान नहीं होंगे, आपका बड़ा भाई जब तक आपके साथ है तो आपको तकलीफ नहीं होने वाली। सभी दिशा में मार्गदर्शित करने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन इतना जान लो कि कार्य बहुत होता है बच्चों, ठीक है। 12th के लेवल का भी काम बहुत सारा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो प्यारे साथियों, जय हिंद, कैसे हैं आप सब।